हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और जो IIT JEE रिवीजन लेक्चर सीरीज़ के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, उसी सीरीज़ के अंडर ये आपके सामने एक नया प्रॉब्लम जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। आप डायग्राम देख के शायद आपको समझ में आ रहा है और मैकेनिज्म भी आपका क्लियर होगा। तो जो JEE मेन या JEE एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल और एक फेवरेट टॉपिक होता है। तो उसी से एक प्रॉब्लम, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सरफेस जो ब्लॉक ए और ब्लॉक ए के साथ जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ सरफेस है जहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 8 kg। यहाँ एक ये इंक्लाइन प्लेन है, ये फिक्स्ड सरफेस है। ये सरफेस जो है ये एक फिक्स्ड सरफेस है। इस फिक्स्ड सरफेस का इंक्लाइन प्लेन इज अ स्मूथ सरफेस एंड देयर इज दिस इज नॉट ए दिस इज बी बेसिकली। हाँ ये बी है, तो वो ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी, ठीक है। थीटा का वैल्यू भी दिया है, दैट इज थीटा इज साइन इनवर्स 2/5 और सी का ब्लॉक का मास वैल्यू कैपिटल एम है। तो हमको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम सो दैट बी इज एट रेस्ट। बी अगर रेस्ट में है, ये जो इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक आपको दिख रहा है ये अगर रेस्ट में है तो फिर सी का जो मास कैपिटल एम वैल्यू है वो कितना होगा, प्रोवाइडेड बी इज एट रेस्ट। तो चूंकि कंडीशन बी पर दिया है तो ऑब्वियस बात है कि हम लोगों को पहले बी का FVD बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि बी स्टेट ऑफ रेस्ट में होने के लिए कौन सा कंडीशन को जस्टिफाई करेगा। सो लेट्स ड्रॉ द FVD ऑफ द ब्लॉक बी। ये है ब्लॉक बी जिसका वेट है 6 kg, यानी ये 6g। देखिए ब्लॉक बी का मास दिया हुआ है 6 kg, तो वेट हो गया 6g। ज्योमेट्रिकली ये थीटा है, तो 6g को अगर हम लोग तोड़े ये थीटा होता है, तो देन दिस विल बी 6g cos थीटा और ये हो जाएगा आपका 6g sin थीटा, है ना। क्लियर है ना। ये फ्री बॉडी डायग्राम, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका दो रिजॉल्व कंपोनेंट, एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक बी विल बी दिस वे एंड एज द ब्लॉक बी इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का इधर एक टेंशन होना चाहिए T। यही होगा बी का, बी पर FVD, है ना। चूंकि बी स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स का कोई बात हो नहीं सकता है। एंड एज पर कंडीशन सिंस इट इज गिवन दैट बी इज एट रेस्ट, चूंकि बी का स्टेट ऑफ मोशन नहीं दिया है कि वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब जो टेंशन फोर्स है ऑन द ब्लॉक ऑफ द इंक्लाइन प्लेन वो किसके बराबर होना चाहिए, 6g sin थीटा। फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट in order to give the net force 0। और जब नेट फोर्स 0 होगा, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब जब नेट फोर्स 0 होगा देन बी विल बी एट रेस्ट। तो इसका मतलब है परमिसिबल वैल्यू ऑफ टी हो जाता है 6g इंटू साइन थीटा विच इज 2/5, यानी कि ये हो गया 12g/5। और अगर मैं g का वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन, है कि नहीं। g का वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ तो 10/5 ये 2 होगा, 12 इंटू 2 24 न्यूटन। तो यहाँ जो देखो, यहाँ जो इस स्ट्रिंग में जो फ्री बॉडी डायग्राम वाइज इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T होगा, दैट टेंशन फोर्स विल बी अवेलेबल हेयर ऑल्सो। और हम जानते हैं कि यहाँ जो अरेंजमेंट है, इट इज गिवन दैट ऑल पुलीज आर लाइट, है ना। All pulleys are light pulleys, strings used in this arrangement they are also of light string। तो यहाँ अगर इस पुली पे अपवर्ड फोर्स 2T तो यहाँ डाउनवर्ड 2T, तो यहाँ भी 2T होगा और इधर भी हो जाएगा 2T, ठीक है। सो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन में चूंकि इस पुली का FBD है ना,
हम लोग जानते हैं कि लाइट पुली में बैलेंसिंग फोर्स होना चाहिए। तो अगर इसको मैं पुली 1 इसको पुली 2 नेमिंग करूँ तो ऑन पुली 1 द अपवर्ड फोर्सेज आर 2T दिस वे, so therefore it must be having 2T force acting on it in the downward direction। और यही कारण है कि यहाँ P1 पर डाउनवर्ड 2T होगा, तो दिस स्ट्रिंग मस्ट हैव 2T टेंशन, तो यानी कि यहाँ 2T होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जब हम लोगों का सिचुएशन वाइज ब्लॉक बी जो है वो अगर रेस्ट में है, उसका मोशन नहीं है, तो ब्लॉक ए जो है उसका FBD क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या वो भी रेस्ट में होगा? क्या ब्लॉक ए भी रेस्ट में होगा या नहीं? तो चलो ब्लॉक ए जिसका मास है 8 kg, तो 8g विल बी द वेट। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ इन डैश ले लेता हूँ, इधर टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विल बी 2T, सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इनटू एन डैश। ठीक है, म्यू इनटू एन डैश। तो अब अगर मैं ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखूँ दैट इज 0.5 इंटू एन डैश मीन्स 8g दैट इज 80, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 40 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 न्यूटन, दैट इज व्हेन द ब्लॉक बी इज एट रेस्ट। तो ब्लॉक ए का फ्रिक्शन फोर्स हो गया 40 न्यूटन, जबकि ये 2T का वैल्यू जो है वो है 48 न्यूटन, कारण T हमारा कितना निकला था? T निकला था 24 न्यूटन। तो ऑन ब्लॉक बी rightward force is 48 Newton, leftward force is 40 Newton, so therefore we can write down 48 minus 40 that is equal to 8 into A, so there will be an acceleration of 8 by 8 that is 1 meter per second square। ठीक है, एक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेफिनेटली हम लोगों को दिखेगा किसमें? ब्लॉक ए में, यानी कि ब्लॉक ए एक राइटवर्ड मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन ए, प्रोवाइडेड जब हम ब्लॉक बी को इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, यानी बैलेंसिंग फोर्स अटेन करते हुए उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में देख रहे हैं। तो इसको जब स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि इसका मोशन नहीं है, जीरो वेलोसिटी एज वेल एज जीरो एक्सेलरेशन जब हो रहा है, ठीक है ना, उस समय इसमें एक एक्सेलरेशन ए बना इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जब ये राइटवर्ड डायरेक्शन ए जा रहा है ये, तो पुली 2 जो है, पुली 2 का ये पॉइंट भी डाउनवर्ड जाएगा विथ ए, पुली 2 का ये वाला पॉइंट है ना। अब सवाल है कि इधर से अगर ब्लॉक बी अनमूव्ड है, ब्लॉक बी में मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये जो P1 इज अनमूव्ड, P1 भी अनमूव्ड है। तो P1 जब अनमूव्ड है, P1 में भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंड फिक्स्ड अनमूव्ड है। तो हम जानते हैं कि जब भी एक पुली से पार होने वाला स्ट्रिंग का, ठीक है, एक एंड अगर फिक्स्ड है या अनमूव्ड है, फिक्स्ड है या अनमूव्ड है, ठीक है, तो इधर जो फ्री एंड है उसका जितना मूवमेंट होगा, ये अगर ए मूव करेगा तो इसका मतलब फिर ये जो पुली 2 है, पुली 2 मस्ट मूव हाफ ऑफ दैट A/2 से मूव करेगा। कुड यू फॉलो व्हाट आई मीन? यानी कि जब हम जानते हैं एक पुली मूव करता है, प्रोवाइडेड पुली के कांटेक्ट में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड अगर फिक्स्ड होगा तो दूसरा एंड जो मूव कर रहा है वो डबल मूव करता है। तो दैट्स मीन्स ये वाला एंड अगर ए है तो सेंटर ऑफ द पुली इज गोइंग डाउन बाय A/2, तो सेंटर ऑफ द पुली गोइंग डाउन बाय A/2, इसका मतलब ये है जो ब्लॉक सी है, सी का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा A/2, ब्लॉक सी में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसका मतलब कितना होगा? A/2 का। जबकि ब्लॉक सी का मास पता नहीं है, तो वेट हो गया कैपिटल mg, और अपवर्ड टेंशन हो जाएगा कितना? यहाँ अगर 2T यहाँ 2T है तो ये वाला पॉइंट में हो जाएगा
फिर पुली 2 का भी बैलेंसिंग होना चाहिए 4t, इधर है वेट mg, ठीक है। तो mg माइनस 4t, mg माइनस 4t दैट शुड बी गिवन द ब्लॉक सी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन a/2। तो उसीलिए फॉर ब्लॉक सी हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस 4 इंटू टी दैट इज 4 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a/2। a/2 होगा हाफ, कारण a आया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब g का वैल्यू 10, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू 10 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 4, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल M का वैल्यू हो गया फिर 24 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। मैं इसको सिंप्लीफाई 19 हो जाएगा, ये 19 होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, इतना kg हो गया द मास ऑफ ब्लॉक सी। ब्लॉक सी का मास कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, सो दैट in this arrangement we can see the block B is at rest provided block A is moving rightward and block C is going downward. So that permissible mass should be of the block C must be this one, ठीक है। चलो उसी का सेकेंड पार्ट करते हैं अब, है ना। उसी प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट करते हैं। अब जो है गिवन कंडीशन है कि now A is at rest। अब कंडीशन जो दिया है वो दिया है A जो है वो रेस्ट में है। तो अगर A रेस्ट में है तो देन अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड सेम टर्म, द वैल्यू ऑफ कैपिटल M दैट इज अ ब्लॉक C। ब्लॉक C का मास मेरे को निकालना है, ठीक है। वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ द मास M ऑफ द ब्लॉक C ताकि ब्लॉक ए रेस्ट में रहे, ठीक है। प्रीवियस कंडीशन था कि ब्लॉक बी को रेस्ट में रखना था, अब कंडीशन ये है कि हमें ब्लॉक ए को रेस्ट में रखना है, ठीक है। तो फिर अब जब चूंकि कंडीशन ब्लॉक ए के साथ है, सो वी मस्ट ड्रॉ द कंडीशन रिलेटिंग टू ब्लॉक ए। हम लोगों को ब्लॉक ए से रिलेटेड इक्वेशन लिखना चाहिए, है कि नहीं। वी मस्ट राइट डाउन द इक्वेशन और द FVD रिलेटिंग टू द ब्लॉक ए। तो चलो ब्लॉक ए का इक्वेशन लिख लेता हूँ। अब इधर का टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इसका चूंकि फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट बना रहे हैं इसलिए उस पे टेंशन T लिए है, और दूसरा है कि इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वेट ऑफ द ब्लॉक उतना ही है, दैट इज 80 न्यूटन 8g। नॉर्मल रिएक्शन स्टील n डैश, तो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू n डैश, ठीक है ना। तो फॉर A टू बी एट रेस्ट, ए का जो रेस्ट में रहने का कंडीशन है वो एप्लीकेबल होगा फॉर T इज इक्वल टू म्यू एन डैश से सेटिस्फाई होगा, कारण राइटवर्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक ए विच इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट विल बी काउंटरबैलेंस बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यानी कि T का वैल्यू हो गया 0.5 इंटू एन डैश इज 80, तो दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब जो स्ट्रिंग में टेंशन, प्रीवियस केस में हम लोगों को B को रेस्ट में रखने के लिए रिक्वायर्ड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू एंड B वाज 24 न्यूटन। अब है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द ब्लॉक A मस्ट बी ऑफ 40 न्यूटन इन ऑर्डर टू होल्ड द ब्लॉक A इज एट रेस्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ये है हमारा पुली 1, ये पुली 2 एज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस अरेंजमेंट। तो पुली 2 का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो इधर से स्ट्रिंग का टेंशन T, इधर से भी T, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी 2T नाउ। पुली 2 के लिए अगर यहाँ हमारा टेंशन T फोर्स होगा, सो थ्रू आउट दिस मस्ट बी T एंड T। तो 2T फोर्स हो गया अपवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स भी हो गया 2T, यानी यहाँ 2T। अब सवाल है कि P2 के बाद अगर मैं P1 को देखूं
तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ P1 पे ध्यान दो, ये वाला पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग जो P1 और P2 से पास होने वाला स्ट्रिंग कनेक्टेड टू P1, यहाँ अगर टेंशन T है, यानी P1 पे अगर डाउनवर्ड टेंशन T काम कर रहा है, तो अपवर्ड टेंशंस ऑन आइदर साइड ऑफ P1 मस्ट बी T/2, कारण P1 पे भी यहाँ क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग फोर्स। यहाँ जैसे P2 में बीइंग द लाइट पुली बैलेंसिंग फोर्स होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, उसी तरह P1 में भी बैलेंसिंग फोर्स होना चाहिए। तो जब P1 में बैलेंसिंग फोर्स होगा तो इधर जो इंक्लाइंड प्लेन में, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में जो ब्लॉक B रखा हुआ है, B के लिए क्या होगा, B में हो जाएगा weight of B has to be downward, that is 6g. So components can be written this way. Geometrically ये हो जाएगा थीटा, तो this will be 6g cos थीटा, और इधर ये हो जाएगा 6g sin थीटा। And now we know the tension this must be T/2, कारण ये वाला जो पुली B से जो स्ट्रिंग है ना, उसका टेंशन यहाँ जितना होगा उसके बराबर होगा, एंड दिस पार्ट्स मस्ट बी T/2। तो ब्लॉक B के लिए अब अपवर्ड फोर्स T/2, डाउनवर्ड इज 6g sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ब्लॉक B के लिए डाउनवर्ड फोर्स है 6g sin थीटा और अपवर्ड फोर्स है T/2। हमारा यहाँ कैलकुलेशन में आया था T इज़ 40 न्यूटन, तो T/2 कितना होगा, 20 न्यूटन। तो ये हो जाएगा, अब देखो 6g इंटू साइन 30 इज 2/5 माइनस T/2 यानी 20, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ B 6 इंटू सम एक्सेलरेशन a डैश। और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, है ना, g टेकिंग 10, g को 10 कैंसिल करेंगे तो 2, तो दैट मीन्स ये पूरा को 60 को काट दो तो कितना होगा, ये 30 होगा कि नहीं, ये 60 नहीं, सॉरी 60 है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 इंटू 2 24 माइनस 20, दैट इज 4 न्यूटन इज इक्वल टू 6 a डैश। तो a डैश का वैल्यू कितना आ गया, 4/6, दैट इज 2/3। सो a डैश यानी ब्लॉक B का डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जब ब्लॉक B का एक्सेलरेशन a डैश होगा तो ऑब्वियस है कि ये यहाँ ये जो स्ट्रिंग है ये फिर पुली 1 से पास हो रहा है। सो पुली 1 से पास होने का वाला स्ट्रिंग का एक एंड अगर इधर फिक्स्ड है तो दूसरा एंड जो है वो डबल मूव करेगा देन द पुली, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये वाला पोर्शन यहाँ से स्ट्रिंग ऊपर जाएगा, इस साइड में स्ट्रिंग ऊपर जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो इसका मतलब है कि इफ दिस इज गोइंग डाउनवर्ड तो ए डैश है, तो पुली 1 इज बेसिकली गोइंग अपवर्ड बाय ए डैश बाई 2, क्योंकि पुली 1 फिर वही बात है, पुली 1 जितना मूव करेगा उसका फ्री एंड डबल मूव करेगा, तो ये जितना मूव करेगा उसका हाफ जाएगा पुली 1। तो फिर वही कॉन्सेप्ट हुआ कि पुली 1 जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग कितना जाएगा उसका फर्दर हाफ। कारण इधर से भी फिर वही कॉन्सेप्ट है, इधर अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड है ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब फॉर पुली 2, फिर से देखेंगे पुली 2 के लिए, पुली 2 से अब इधर कनेक्टेड एंड फिक्स्ड हो गया, तो इधर वाला जो मूवमेंट होगा वो अगर ये इस एंड का जो मूवमेंट है वो पुली 1 का मूवमेंट है, दैट इज ए डैश बाई 2, तो इसका मतलब पुली ये जो है वो कितना जाएगा, ए डैश बाई 4, हाफ ऑफ दैट। तो इधर जो नीचे ब्लॉक कनेक्टेड है C, इसका मतलब C कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ए डैश बाई 4। समझ में आ गया बात। तो पुली 1 का फिर से एक बार रिवाइज करते हो, ब्लॉक B इज गोइंग डाउन विथ ए डैश,
hence this end of the string passing over the pulley 1 indicates going it down by a dash, so pulley 1 is going upward by a dash by 2. जब पुली 1 a dash by 2 से जाएगा तो पुली 2 उसका हाफ जाएगा, दैट इज a dash by 4. सो ब्लॉक C विल ऑल्सो गो अपवर्ड विथ a dash by 4. तो यहाँ अपवर्ड फोर्स हो गया 2t, डाउनवर्ड द अननोन वेट, है ना. तो ब्लॉक C के लिए लिख सकते हैं 2t माइनस कैपिटल mg, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a dash by 4. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a dash एज 2 by 3. तो 2 by 3 डिवाइडेड बाई 4 मतलब क्या हो जाएगा 1 by 6. तो इसका मतलब हो गया कैपिटल M 10 प्लस a dash by 4 का मतलब हो गया तुम्हारा कितना 1 by 6, दैट इज इक्वल टू 2 into 20. t का वैल्यू कितना आया था हमारा, सॉरी t का वैल्यू आया था 40. सो 2 into 40 है ना. द वैल्यू ऑफ t वी गॉट हियर एज टू कीप द ब्लॉक ए एट रेस्ट. ब्लॉक ए को रेस्ट पे रखने के लिए t का वैल्यू कितना आया था 40 न्यूटन. तो यानी 2t हो गया 80 न्यूटन. मैंने mg को उधर ले गया तो टोटल वैल्यू ऑफ m हो गया, तो नेट वैल्यू ऑफ m हो गया हमारा 80 न्यूटन डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 37 by 6 यानी कि 6 ऊपर चला गया. दिस मच kg इज द करस्पॉन्डिंग, सॉरी फिर से गलत कर दिया मैं, 61 by 6. So 18 to 6 by 61 kg, 18 to 6 by 61 kg will be the mass of the block C. In the second case, when the block A is maintained at rest, provided block B is going downward and block C is going upward. यहाँ इसको इसी सिचुएशन में इसको काफ़ी और घुमा के भी पूछा जा सकता है. मान लो तुमको ब्लॉक B टू ब्लॉक C का एक्सेलरेशन रेशियो पूछ दिया. ब्लॉक B टू ब्लॉक C का एक्सेलरेशन रेशियो होगा तो ये A डैश है तो ये उसका 1/4 है ना, ये 1/4 है. तो इस तरह से आप जो है कनेक्टेड बॉडी अरेंजमेंट में एज पर द गिवन क्वेश्चन प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम के साथ आप डेफिनेटली प्रोसीड करोगे तो यू विल बी गेटिंग द करेक्ट इक्वेशंस एंड द करेक्ट आंसर एज वेल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना, और इसको दूसरे बच्चों तक भी रिकमेंड कर दीजिए. ओके, सो कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.